एक और किताब आपको समराइज़ करता हूँ, आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। उसका नाम है एनिमल फार्म। जॉर्ज ऑरवेल की किताब है। इसकी एक और किताब मैंने समराइज़ की थी, उसका नाम है 1984। 1950 में वो किताब लिखी गई थी और हिस्टोरिकल स्टाइल में, जिसके अंदर तंज़िया अंदाज़ में बात की जाती है और किसी पर डायरेक्टली उसके बारे में बात किए बगैर किसी और चीज़ के बारे में कहानी बताना और हर किसी को समझ आ जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। तो जॉर्ज ऑरवेल से बेहतर ऑथर कोई नहीं है। इसकी जो पुरानी किताब है 1984, जब मैंने पढ़ी, मैं जॉर्ज ऑरवेल को नहीं जानता था। एक कचरे की किताब पढ़ी, मुझे किताब मिली, बहुत छोटी सी किताब थी, पढ़ने का मुझे वैसे शौक़ है, तो उसको उठा के जब मैंने पढ़ा, आज से 15-20 साल पहले की बात है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो बहुत ही कमाल राइटर है। इस अंदाज़ से जो लिख रहा है इंग्लिश, ऐसा तो और राइटर है ही कोई नहीं। फिर मैंने इसकी दूसरी किताब उठाई, तो इसका नाम है एनिमल फार्म। तो आज में यकीन है कि इससे बेहतर ऑथर जो इस तंज़िया अंदाज़ में लिखता है और कोई भी नहीं है। अच्छा, और किताब का साइज़ बहुत ही छोटा है, यानी इसके अंदर कोई मेरा ख्याल है 90 सफ़े भी नहीं है। छोटे साइज़ में आप पढ़ने बैठें तो एक दिन के अंदर आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन अंदर बहुत सारे करैक्टर्स हैं और एक डेप्थ में कोई चीज़ बात की गई है। और अगर आप हिस्टोरिकल इवेंट के साथ पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, क्योंकि ये रशियन कम्युनिस्ट हिस्ट्री के बारे में है। किस तरह लोग कब्ज़ा कर रहे हैं, किस तरह मुनाफ़कत की जा रही है, किस तरह फ़ायदा उठाए जा रहे हैं, हुकूमत के अंदर आइडिया कौन दे रहा है, इक़्तिदार कौन ले रहा है, और लोग जो हैं जान नहीं पाते कि किसका नुकसान हो रहा है। बज़ाहिर तो ये जानवरों के बारे में लिखी गई है किताब, लेकिन असल में ये ताकत और माशरती ज़्यादतियों के बारे में, उनकी हकीकत के बारे में किताब है। अच्छा, इस किताब को शुरू करते हैं। इस किताब के अंदर जो पहला करैक्टर है, अच्छा, ये मैं तुर्की के एक बहुत छोटे से गाँव में हूँ, समंदर किनारे हूँ। हो सकता है कि यहाँ हवा की नॉइज़, विंड नॉइज़ हो, वो वीडियो अपलोड करूँगा तभी पता चलेगा। लेकिन जिस जगह पर हूँ, यहाँ पर किसी टॉपिक पर डेप्थ में बात करना थोड़ा सा मुश्किल है। मेरा ख़्याल है कि जो चेक रिपब्लिक या जर्मनी, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, वहाँ पर लोग, उनकी सोच बहुत मुख्तलिफ है। जब मैं बात करता हूँ किसी टॉपिक के बारे में, तो मुझसे मुख्तलिफ और इन डेप्थ नॉलेज वाले लोग बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग, जिस तरह पाकिस्तान में है, शायद इंडिया में है, सरफेस नॉलेज वाले ज़्यादा हैं। ज़्यादातर माशरती मसाइल हैं कि तनख्वाह किस तरह आएगी, ज़िंदगी कैसे गुजारी होगी, गैस के बिल, बिजली के बिल। वहाँ पर जो है चेक रिपब्लिक, जर्मनी के अंदर, वहाँ लोगों की सोच रिलीजियस और नॉन रिलीजियस में बहुत मुख्तलिफ होती है। तो हो सकता है इसको इन डेप्थ मैं ना आपको बता सकूँ, लेकिन इस किताब के अंदर कहा क्या जा रहा है। एक करैक्टर है जिसका नाम है जॉन्स। जॉन्स जो है, उसका एक फार्म है, उसके अंदर बहुत सारे जानवर हैं, सूअर हैं, घोड़े हैं, बतखें हैं, और तमाम के तमाम जानवरों का ख्याल है कि जॉन्स जो है हमसे ज़्यादती करता है, हमारा ख्याल नहीं रख रहा। लेकिन शायद हकीकत है या नहीं है, इसके बारे में बात नहीं की गई। अब यहाँ पर एक करैक्टर है, उसका नाम है ओल्ड मेजर। ओल्ड मेजर जो है वो लोगों को उकसाता है कि वाकई आपके साथ ज़्यादती हो रही है, ये आपका ख्याल नहीं रखता, और ये कन्विंस कर लेता है हर किसी को कि हमें एक अलग से हुकूमत बनानी चाहिए, जॉन्स को निकालना चाहिए, हम खुद अपने ऊपर रूल करें। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है। अब ये मिल के जॉन्स को इस इलाके से निकाल देते हैं। अब ये यहाँ पर काबिज़ हो जाते हैं। अब जो ओल्ड मेजर है, ये एक सूअर है, बोर जिसे कहते हैं, जो एक जंगली सूअर होता है वो है। जब इसको निकाल देते हैं तो जो ओल्ड मेजर है, ये कहानी से अलग हो जाता है। जिस तरह एक कहानी, एक आइडिया, या जो एक आपको पर्सपेक्टिव देता है कि हमारे पास एक अलग जगह होनी चाहिए, वो तभी तक आपके लिए यूज़फुल है जब वो आपको इस जगह तक पहुंचा देता है, तो दूसरे लोग आ जाते हैं जो ताकत के भूखे हैं। अब यहाँ पर सूअरों के दरमियान लड़ाई हो रही है। एक का नाम नेपोलियन है, एक का नाम स्नोबॉल है। ये दोनों कोशिश में है कि हम यहाँ के लीडर बन जाएँ। नेपोलियन जो है, उसका एक दोस्त है, उसका नाम है स्क्विरल। ये एक चालाक लोमड़ी है और ये लोगों को कन्विंस कर लेती है कि मैं यहाँ पर, जो नेपोलियन है वो ज़्यादा अच्छा लीडर है। अच्छा, इन तमाम करैक्टर्स का पीछे रशियन जो कम्युनिज़्म के साथ किसी न किसी के साथ ताल्लुक़ है, उसमें अभी नहीं जाते, लेकिन कहानी क्या बताई जा रही है, क्योंकि आप अपने इलाके के साथ, अपनी हुकूमत के साथ, अपने मुल्क के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये लीडर बन जाता है नेपोलियन, और स्नोबॉल को इलाके से निकाल दिया जाता है। सबको कन्विंस करता है कि ये हमारी हुकूमत के लिए बेहतर नहीं है, और उसको निकाल दिया जाता है। अब एक चार्टर दिया जाता है, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है। इसके कुछ 6-7 पॉइंट हैं कि जो 2 टांगों पे चलने वाला इंसान है, ये हमारा हमेशा दुश्मन है, इस इलाके में अल्कोहल नहीं पी जाएगी, और जो उड़ने वाले परिंदे हैं वो हमारे दोस्त हैं, और जितने भी जानवर हैं उनके बराबर के हकूक़ हैं। इसके साथ ये चार्टर बनाया जाता है। लोग समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। अब ये जॉन्स जो है अपने दोस्तों को लेके आता है और इनके ऊपर दोबारा हमला करता है। ये सारे जानवर एक साथ मिल जाते हैं और जॉन्स को हरा देते हैं, और यहाँ पर इनको अंदाज़ा होता है कि हम तो बहुत ही पावरफुल हैं, कि जॉन्स अपने दोस्तों के साथ आया, हमसे जीत नहीं सका। अब ये सारे के सारे मेहनत कर रहे हैं, फार्म को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन नेपोलियन ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया, जिसके अंदर उसके दोस्त हैं, जिनको वो ज़्यादा चीज़ें दे रहा है, खाने उनको अच्छे मिल रहे हैं। और वहाँ पर इसका एक फ़ेमस सेंटेंस आता है कि तमाम जानवर बराबर हैं, लेकिन कुछ जानवर ज़्यादा बराबर हैं, और इसी के बेस पर ये पूरी किताब है।
अब यहाँ पर एक विंड मिल बनाई जा रही है, जिसके अंदर एक पूरा नक्शा खींचा गया है कि विंड मिल बनानी है, हमारे इलाके की ज़रूरत है, बिजली चाहिए, इससे हमारा फ़ायदा होगा। अब जब ये बनाया जा रही है विंड मिल, इसमें एक घोड़ा है, उसका नाम है बॉक्सर, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, पहले भी बहुत करता था। उसका काम ही यही है कि मैंने मेहनत करूँगा तो हमारे इलाके में बेहतरी होगी। वो आवाम की तरह दिन रात लगा रहा है और विंड मिल तकरीबन बनने वाली है। और इस टाइम एक फ्रेडरिक नाम का बंदा आता है जो इस इलाके के ऊपर अब कब्ज़ा करने लगता है, इस फार्म के ऊपर। ये जानवर दोबारा एक साथ मिल जाते हैं और अपनी तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, आपस में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको भुलाकर इस फ्रेडरिक के ख़िलाफ़ लड़ते हैं और फिर से जीत जाते हैं। लेकिन जाते जाते फ्रेडरिक जो है विंड मिल तोड़ देता है और जो ये बॉक्सर नाम का घोड़ा है, इसकी टांग पर चोट लग जाती है। अब ये चलने में या सोसाइटी के लिए इतना यूज़फुल नहीं रहा, लेकिन अपनी ज़िंदगी इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अच्छा, ये एक बहुत ही डीप कहानी है, यानी यहाँ पर बैठ के शायद मैं उसको इन डेप्थ आपको ना बता पाऊँ कि ये कहानी इस बॉक्सर के बारे में कितनी इमोशनल है। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा इस किताब को। यहाँ पर एक करैक्टर है, उसका नाम है बेंजामिन। बेंजामिन गधा है, यानी एक डोंकी है, और वो इन तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। वो बोलता बहुत कम है, किसी की बात में अपनी टांग नहीं अड़ाता, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से समझता है कि लोग जब ताकत में आते हैं तो बदल जाते हैं, ये सिर्फ वक्ती तौर पर है, उसके बाद फिर दोबारा ये सारे एक जैसे बन जाएंगे। लेकिन बॉक्सर उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है। बॉक्सर की टांग को चोट लगती है और नेपोलियन जो किंग है, जो लीडर है, वो कहता है कि इसको डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा। अब डॉक्टर के पास उसको भेज रहे हैं, उसके लिए गाड़ी आती है और ये गधा जो है, ये बेंजामिन, ये देखता है कि गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है कि ये स्लॉटर हाउस की गाड़ी है। इसका मतलब है कि इसको लेकर जाएंगे और कत्ल कर दिया जाएगा, स्लॉटर कर दिया जाएगा। लेकिन लोग इसकी बात नहीं मानते और ये अपना एक अच्छा दोस्त यहाँ पर खो देता है। अब यहाँ पर नेपोलियन जो है वो एक लीडर बनता है जो पहले वाला जो इनका हुक्मरान था, जो जोन्स था, उससे भी ज़्यादा बुरा है। इनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती भी कर रहा है, इनकी कहानी भी नहीं सुन रहा, इनको खाने को भी नहीं मिल रहा, भूख भी बहुत है, लेकिन लोग कुछ कर नहीं पा रहे। अब नेपोलियन उन तमाम लोगों से भी दोस्तियां कर रहा है, उन इंसानों से भी दोस्तियां कर रहा है जिसको ये हमेशा कहता रहा कि ये गलत थे। उनके साथ बिज़नेस डील्स भी कर रहा है और उसके बाद ये अपनी एक आखिरी कुछ 6-7 पेजेस इसके अंदर एक पार्टी का समा है। नेपोलियन जो है इंसानों के साथ एक बहुत बड़ी पार्टी कर रहा है, बाकी सारे लोग बाहर भूखे हैं और ये उनके साथ अय्याशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। अब इस कहानी का आपकी ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक़ है, इस छोटी सी किताब का? आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर भी, आपके मुल्क के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको एक आइडिया देते हैं कि आपको ज़िंदगी के अंदर कुछ तब्दीली लानी चाहिए, कुछ आपको मैनिपुलेट करते हैं। उनको पहचाना कैसे जाएगा? फिर उसके बाद जब आपको कुछ चीज़ मिल जाती है तो किस तरह ताकत के भूखे आपके ऊपर आ जाते हैं। फिर वो अपने एक रूल्स बनाते हैं जिसके अंदर उनके लिए ख़ास रूल्स होते हैं, उनके लिए ख़ास किस्म की प्रोविजंस होती हैं कि किस तरह वो उससे बच सकते हैं। ये तमाम कानून इन आवाम के लिए है, नॉर्मल लोगों के लिए है। इसका ताल्लुक़ लीडर के साथ नहीं होता। ये तमाम लोग इसी तरह बन जाते हैं। फिर एक सूअरों की लड़ाई होती है जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ताकतवर सूअर है वो जीत जाता है। और आखिर में जो आवाम है वो इस ख्वाब के साथ कि हम जिसमें आराम से रह सकें, हमें खाने के लिए मिले, हमें अपनी मेहनत का फल मिले, वो न जानवरों को मिलता है ना ही इंसानों को मिलता है। तो इसी के ऊपर किताब है, तंज़िया अंदाज़ में लिखी हुई। अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो एक दिन में पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा तंज़िया अंदाज़ है, इंग्लिश के अंदर मुश्किल अल्फाजों का इंतखाब किया गया है और डीप मीनिंग समझने के लिए रशियन हिस्ट्री का पता होना ज़रूरी है, तो इसलिए शायद हो सकता है कि कुछ देर लग जाए, लेकिन किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए और आप एक सिटिंग में आराम से इसको पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और कोशिश करूँगा कि डीप थॉट्स आ सकें इस इलाके में, वरना आपको यहाँ पर इलाके के अंदर कोई गांव जो होता है उसका कोई व्लॉग बना के दिखाऊँगा। इंटरेस्ट शो कीजिएगा तो ज़रूर बनाएंगे कि आपको क्या तुर्की के अंदर किसी गांव में या फार्म पे या जिस तरह खेत होते हैं उनका शौक़ है तो ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि यहाँ पर डीप फीलिंग लाना बहुत ही मुश्किल काम है। मिलते हैं अगली वीडियो में।